हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में देखा व्हाई शुड वी लर्न टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने कैसे कंपैरिजन करा था कि कंप्यूटर वन और कंप्यूटर टू है, हमारे पास दो प्रोग्राम है। तो अगर हम एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग अप्रोच से बना रहे हैं, अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे एल्गोरिदम के पास, तो बहुत ज्यादा ह्यूज टाइम डिफरेंस भी लग रहा था दोनों। इससे हमारा क्या हो रहा था, इफिशियंसी भी डाउन हो रही थी। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन? द मेन आइडिया ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज टू हैव ए मेजर ऑफ द इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम। अब इसका मेन पर्पस क्या है? इफिशियंसी मेजर करना, ठीक है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है कि हम इफिशियंसी को मेजर करें। अब कैसे करें वो देखते हैं। दैट डोंट डिपेंड ऑन मशीन स्पेसिफिक कांस्टेंट एंड डोंट रिक्वायर एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंटेड एंड टाइम टेकन बाय प्रोग्राम्स टू कंपेयर। अब इस एनालिसिस में जो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के एनालिसिस करेंगे, इसमें हम लोग कोई मशीन स्पेसिफिक कांस्टेंट, मतलब मशीन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि हमारा कंप्यूटर वन इतना रैम का है या फिर इतना इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कर पा रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे। ना कि इस पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम लोग शुरू में ही कि प्रोग्रामर कितना टाइम टेक कर रहा है इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने में। ये सारा के ऊपर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल मैथमेटिक के ऊपर रहेगा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर मैथमेटिकल टूल्स। ये एक मैथमेटिकल टूल है टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एसिम्प्टोटिक क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। जैसे आप अगर नॉर्मल इस इन्वायरमेंट में देखो तो हम लोग जैसे अगर ब्रिज या बिल्डिंग कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई बड़ा चीज कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम पहले पेपर वर्क करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कि अगर मान लो कि ब्रिज को इंजीनियर तैयार करने जा रहे हैं, तो पहले वो सारा कुछ पेपर वर्क कर लेता है कि अगर मेरा लोड कितना होगा, कितना तक ये वेट, ये जो ब्रिज है वो सह सकता है, ये सारे एनालिसिस कर लेता है। देन वो उसको प्रोसीड करता है कि हाँ अब मैं एक्चुअल में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं उससे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, हमें कितना टाइम चाहिए होगा। हम लोग सारा कुछ पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, उसी बेसिस पे हम अपना प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे करने बैठे हिट एंड ट्रायल मेथड पे कि प्रोग्राम वन लिखे फिर टू लिखे फिर कंपैरिजन करने लगे, ऐसे 100 अगर प्रोग्राम हमने लिखे फिर उसको कंपैरिजन कर रहे, तो ये बहुत सारा टाइम टेक करेगा, रिसोर्स बर्बाद करेगा। इससे अच्छा क्या होता है, पहले हम पेपर वर्क कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें कितना टाइम के अंदर इस प्रोग्राम को बनाना है और उसी टाइम के अंदर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का एक और डेफिनेशन है कि एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम ऑफ एल्गो इन टर्म ऑफ फंक्शन। एसिम्प्टोटिक मतलब ऐसा समझ लो कि एक लार्ज इनपुट का बात कर रहे हैं, कि एक लार्ज इनपुट पे हम रनिंग टाइम चेक करते हैं अपने किसका, एल्गोरिदम का, इन टर्म ऑफ फंक्शन के टर्म्स में चेक करते हैं सब कुछ, ठीक है। फंक्शन आपको पता होगा, जो हम लोग पढ़े थे 6 7 क्लास में हम लोग ने पढ़ा होगा। एफ एक्स इक्वल टू कोई भी हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्स और वाई का, उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग कि क्या फंक्शन है। फंक्शन तो आप इतना समझ गए होंगे कि नॉर्मल जो एफ एक्स के हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं, एफ एक्स और एक्स और वाई के टर्म्स में, उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, तो एक फंक्शन कि अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स पे मुझे एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू को वेरी करूँ, -3 फिर -2 फिर -1 देन 0 देन 1 2, और मुझे चेक करना है कि इस पे क्या पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है मेरा, ठीक है ना। एफ एक्स यहाँ पे मैं पर्टिकुलर आउटपुट चेक करूंगा, तो क्या अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करूँ तो क्या आएगा 9, टू -2 पुट करूँ तो क्या आएगा 4, देन 1 0, फिर क्या आएगा 1 4 9, ठीक है ना। ये कुछ पैराबोला टाइप का ये एक्सप्रेशन है, तो इस टाइप का ये बन जाएगा, यहाँ पे 9 0, फिर इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। तो सेम जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको क्या रहता है, कुछ इनपुट गिवन रहता है। जब आप प्रोग्राम देखते हो, आपने देखा होगा कोई लीड कोड पे या फिर किस कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, हैकरैंक पे, तो क्या होता है, एक इनपुट गिवन रहता है और यहाँ पे उसका आउटपुट गिवन रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे उसका आउटपुट गिवन रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको पहले
एफ एक्स के टर्म में हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम लिखते हैं एफ एक्स के टर्म में। जैसे कि मान लो इनपुट हमारा है 2 ले लो, देन हमारा 5 है, देन हमारा समझ लो कि 8 है, 11। अगर मुझे इसको एफ एक्स के टर्म में लिखना, आउटपुट के चक्कर में हमें ना करना है, या फिर ये समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे, प्रोग्रामर ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 0 दूं तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 2, अगर मैं 1 दूं तो आउटपुट आना चाहिए 5, अगर मैं यहाँ पे 8 दूं तो आउटपुट हमारा चाहिए आना, यहाँ पे 2 दूं तो आउटपुट आना चाहिए 8, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट 3 दूं तो आउटपुट आना चाहिए 11। ठीक है ना? तो मैं ये इनपुट दूं तो ये आउटपुट आना चाहिए। इसको हम फंक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसका फंक्शन बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं ना, ये एफ एक्स है। अब कुछ वैल्यू होगा उसमें, क्या हो रहा है, अगर सिंपली 0 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैं इतना तो पता कर सकता हूँ कि +2 तो होगा। ठीक है ना? और यहाँ पे x होगा। ठीक है ना? अगर x की जगह पे हम 0 डालते हैं, यहाँ पे x की जगह पे हम 0 डालें, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 0, 0 +2, 2 आ गया। ठीक है ना? अब x की जगह पे 1 डालें तो क्या आएगा, 1 + 2, ये हमारा 5 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स खुद से लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी कॉन्स्टेंट लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे खुद से लगा देता हूँ कि यहाँ पे कोई सी कॉन्स्टेंट है, मैं एक सी कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है ना? और सी का वैल्यू मैं सपोज यहाँ पे मुझे 3 आ रहा है, और मुझे कितना चाहिए, 3 ही चाहिए, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ सी का वैल्यू। तो ये सी का वैल्यू 3 है, तो अभी 3 × 0, 0 + 2, 0 हो गया। अब 3 × 1 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे एक्स, सी के वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो 3x + 2 हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। और यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो हो जाएगा 3 × 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 2 6 और +2 8। ठीक है ना? तो ये परफेक्ट चल रहा है अभी हमारा। और x की जगह पे हम 3 डालेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। अब +2 कितना हो जाएगा हमारा, 11। ठीक है ना? तो ये एक्सप्रेशन ठीक है। तो ये जो एफ एक्स का एक्सप्रेशन हमने निकाला, 3x + 2, 3x + 2, ठीक है ना, वो क्या है, इस इनपुट का हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है ना, इस इनपुट के लिए। तो ये इसी के टर्म में, एफ एक्स के टर्म में, एफ एन के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, नोटेशंस देखेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखेंगे। ठीक है, एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम ऑफ एल्गो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टर्म में देखेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे स्मॉल इनपुट लिया है, एसिम्प्टोटिक मतलब ये समझ लो कि बहुत लार्ज इनपुट पे हम चेक करेंगे, छोटे मोटे 4 5 पे नहीं देखेंगे हम, 10⁻5 6 4 इस टाइप के टर्म्स में हम, जो बहुत ज्यादा लार्ज इनपुट है उसके टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देयर आर मेनी 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसके टाइप्स है, 3 टाइप में कैटेगराइज करा गया है एसिम्प्टोटिक नोटेशन को। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बिग ओ नोटेशंस, या फिर सिंपली हम उसको ओ नोटेशंस पढ़ते हैं, ओ, बिग ओ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, बिग ओ नोटेशन। देन हमारा है ओमेगा नोटेशंस। ठीक है, ये नोटेशन सिंपली ओमेगा का साइन है और नोटेशन। ठीक है ना, ओमेगा नोटेशन। फिर लास्ट में हमारा थीटा नोटेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, बिग ओ नोटेशन से। ठीक है, अब बिग ओ नोटेशन से हम क्या करते हैं, बिग O notation represent the upper bound of running time of an algorithm। अभी अपर बाउंड क्या होता है वो भी हम देखते हैं, अभी आप डेफिनेशन पढ़ लो कि बिग O notation represent the upper bound of running time of an algorithm, therefore it give the worst case complexity of an algorithm। अब ये क्या करता है, worst case complexity आपको प्रोवाइड करता है कि ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सबसे खराब है, कि इससे खराब तो नहीं हो सकता हमारा फंक्शन, ये सबसे खराब, अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान रहा हूँ कि इससे खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बिग नोटेशन क्या प्रोवाइड करता है, अपर बाउंड मुझे देता है इस रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम का, अभी देखेंगे अपर बाउंड क्या होता है, और ये क्या है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालने में काम आता है। ठीक, मेन इसका मैथमेटिक डेफिनेशन क्या है, इफ एफ एन
डिस्क्राइब द रनिंग टाइम, एफ एन एफ एक्स जो हम फंक्शन का बात हो रहा है, इफ एफ एन डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम, अगर एफ एन कोई फंक्शन है वो रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम डिफाइन कर रहा है, तो एफ एन इज बिग ओ g of n if there exists a positive constant c and not such that क्या है कि fn is less than equal to एक कांस्टेंट है फिर g ब्रैकेट n फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि हमें कोई एफ एक्स डिस्क्राइब होगा या एफ एन डिस्क्राइब होगा। एफ एन क्या है, एक रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम, मतलब ये जैसे हम लोग ने यहाँ पे निकाला ना कि अगर कोई किसी इनपुट पे कोई पर्टिकुलर आउटपुट हुआ तो उसका एफएक्स निकाल दिया हम लोग ने, तो यही एफएन है। अभी रनिंग टाइम अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग फंक्शन हम बना लेंगे तो वो हमारा एफएन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये क्या है, जो रनिंग टाइम मतलब जो अभी प्रोग्राम हम जो लिख रहे हैं और क्या क्या उसमें इनपुट में क्या क्या आउटपुट आएगा, उसके उसके हिसाब से हमने एक फंक्शन बनाया क्या है एफएन, ठीक है ना। अब ये फंक्शन ये बोल क्या रहे हैं कि जो एफएन होगा, एफएन वो इक्वल होगा हमारा किसके, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन के, जी ऑफ एन के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, इफ ओनली इफ, अगर इफ ओनली इफ अगर कब इक्वल होगा, जब जो कोई सी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और एन नॉट कांस्टेंट है, वो एक कोई पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन वन है या इक्वल्स टू वन है, सच दैट, सच दैट क्या होता कि एफ एन क्या रहेगा, छोटा रहेगा हमारा किससे, सी ऑफ जी ऑफ एन से, सी ऑफ जी ऑफ एन से, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बोले कि कोई एफ एन रहेगा वो इक्वल रहेगा बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन से, इफ एंड ओनली जबकि जब हमारा सी एक कोई कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और एन नॉट जो है पॉजिटिव रहेगा, और एफ एन ऑलवेज क्या रहेगा, इज लेस देन सी ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। इसको देखते हैं, मान लो अभी एक ग्राफ से हम समझते हैं इसको कि यहाँ पे एक ग्राफ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये आपको वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में मदद करता है। जैसे कि एक ग्राफ है यहाँ पे, टाइप से कुछ ले लो, ठीक है ना। ये हमारा समझो एफ एन का ग्राफ है, जैसे हमने वहां पे एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करा था ना, तो ये एफ एन का ग्राफ, एफ एन एफ एक्स एक ही है कि अभी रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे इसका कुछ इधर ले लो कि ये टाइम ले रहा है, या इनपुट ले लो, इनपुट साइज है ये, इनपुट साइज है, अलग अलग इनपुट साइज, और यहाँ पे ये टाइम ले लो, कितना टाइम में ये हमें निकाल के दे रहा है चीजों को। जैसे ये 10 ले लो और ये यहाँ पे ले लो, तो 10 का पावर 1, 2, 10 का पावर 3, ऐसे ये इतना इनपुट्स पे इतने इतने टाइम में ये दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 मिली सेकेंड में ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्स टाइम आ रहा है निकल के, इसका 2 मिली सेकेंड, इस टाइप से ये बढ़ता जाता है। उसके बाद एक हम जी ऑफ एन निकालेंगे, मतलब एफ एन तो हमें दिया रहेगा, जो इनपुट आउटपुट के मदद से हम एफ एन तो हमें गिवन रहेगा। अब हम एक जी ऑफ एन डिफाइन करेंगे, ऐसा जी ऑफ एन डिफाइन करेंगे, ऐसा कि यहाँ पे इस टाइप से हम एक जी ऑफ एन निकालेंगे, ठीक है। जी ऑफ एन कैसा निकालेंगे, वो क्या रहेगा, इक्वल रहे या फिर बड़ा रहे किससे, एफ ऑफ एन से, ठीक है ना। वो पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है ना, जहां से हमारा एफ एफ ऑफ एन हर समय लेस देन रहे जी ऑफ सी इंटू जी ऑफ एन से, ठीक है ना। तो हमने ये समझ लो जी ऑफ एन हमने एक फंक्शन बना दी, ठीक है ना। अब क्या कर रहे देख रहे हो, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे देख सकते हो, इस पॉइंट के बाद ये ऑलवेज क्या है, एफ एन से बड़ा है। तो हमें पर्टिकुलर ये पॉइंट पता करना है कि ये कौन सा पॉइंट है जहां के बाद ये हर समय जो हमारा जी ऑफ एन जो होता है वो हर समय क्या हो जा रहा है, इस एफ एन से बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब कि अब इससे अंदर तो नहीं आने वाला है,
देख रहे हो ना, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये एफ एन का ग्राफ नीचे की तरफ। मतलब इस पॉइंट के बाद एफ एन जो है हर समय छोटा है किससे, जी ऑफ एच, इस फंक्शन से ये छोटा है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ जो हम ये पॉइंट निकालेंगे इसी को हम लोग कहते हैं एन नॉट, ठीक है। तो हमें अब मेन हमारा पर्पस क्या है कि जी ऑफ एन निकालना। कैसा जी ऑफ एन निकालना, एक ऐसा फंक्शन निकालना जो कि हमारा एफ एन से क्या हो, बड़ा हो या फिर उसके इक्वल का हो, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं इसको, अभी थोड़ा वेट करो कि थोड़ा मे बी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो चीजें, लेकिन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। अब एफ एन यहाँ पे या फिर देख लो एफ एक्स, एफ एन हमारा सपोज जो हमने ऊपर करा था वही ले लेते हैं कि 3 n की जगह पे एक्स की जगह पे n है, 3n+2। अब ये इनपुट है हमारा, ये इनपुट जो हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम था उसका इनपुट आउटपुट है, उसके ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है ना। अब मुझे पता करना है इसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि सबसे खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लेके चले, ये अपर बाउंड है क्योंकि इसके बाद हमारा मतलब ये सबसे खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इतना में ही हमें अपने प्रोग्राम को बाउंड करना है, इसके अंदर ही अपने प्रोग्राम को हमें बनाना है, ठीक है। उसके लिए हमने पढ़ा कि बिग ओ नोटेशंस निकालते हैं। अब बिग ओ नोटेशंस का डेफिनेशन ये बोल रहा है कि हमें एक जी ऑफ एन चाहिए जो कि छोटा हो इससे, ठीक है, एफ एन से। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब जो हमारा एफ एन है ये दिया हुआ है, ठीक है, एफ एन ये दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, सी इंटू जी ऑफ एन, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। अब मैं सी ऑफ जी एन को मैं यहाँ पे जी ऑफ एन है ना, तो हम इस एन को ऐसे ले लेते हैं कि ये जी ऑफ एन मैं अभी के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि एन है, कुछ नहीं, एन, ठीक है, एन है सिंपली। और सी को एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सी के वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3, मैं यहाँ पे 7 ले रहा हूँ, हाला फॉर रीजन मैंने 7 ले ली, 7 × n, ये हमारा मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया कि 7 × n ये मेरा फंक्शन है जो कि इससे हर समय बड़ा होगा, इससे एफ एन से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 डालूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और वो हर समय क्या होगा, इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 7 × 0, 7 × 0 तो ये 0 हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है, फॉल्स आ गया, ठीक है ना, ठीक। अब मैं इसकी वैल्यू 1 करता हूँ, n की वैल्यू 1 करता हूँ, तो 3 × 1 3 + 2 5 आ जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 1 से तो 7 आ जाए, ठीक है ना? मतलब दिस इज ग्रेटर, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ट्रू हो गई। अब 2 पे चेक करता हूँ, ठीक है, 2 पे चेक कर रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे मैं 3 × 2 6 +2 8 10 इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 14 आ जाए, मतलब ये ट्रू हो जा रहा है। अब ये हर इसके नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें एक जी ऑफ एन मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। यहाँ के बाद से आप देख रहे हो कि ये मेरा हर समय कंडीशन ट्रू होते जा रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि हमारा जो एफ एन है वो लेस देन ये कंडीशन जो हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब हमें जी ऑफ एन मिल गया, जी ऑफ एन मिल गया, ठीक है। जी ऑफ एन क्या मिला, जी ऑफ एन हमें मिल गया ये सिंपली एन, एन और सी का वैल्यू 7 हो गया। और एन क्या हुआ, एन नॉट क्या हुआ, वो पॉइंट जहां से हमें हर हर समय जो ये फंक्शन है वो बड़ा मिलता जा रहा है, जी ऑफ एन हर समय बड़ा है, वो क्या हुआ, एन नॉट। तो ये हमारा ये जो में है एन नॉट हो गया, एन नॉट हमारा क्या हो गया, 1, ठीक है ना। तो हमने एक जी ऑफ एन निकाल लिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक जी ऑफ एन निकाल लिया जो कि हर समय इस एन नॉट के बाद, इस 1 के बाद क्या हो जा रहा है, इस कंडीशन को, ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसके मल्टीपल मैं जी ऑफ एन भी निकाल सकता हूँ। जी ऑफ एन क्या है, ये एक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है ना। जी ऑफ एन सॉल्यूशन है, उसको हम मैंने अपने फंक्शन के टर्म में भी लिख दिया है। हम जब रियल क्वेश्चंस जब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ना,
तो हम एक्चुअल देखेंगे कैसे ये एन कंसीडर होता है, ये सी कैसे कंसीडर होता है। अभी फंक्शन के टर्म्स में देख लो। तो मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जिसका जी ऑफ एन, जो इनपुट आउटपुट के टर्म्स में, फंक्शन के टर्म में 7 × n आ रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब एक हमारा सॉल्यूशन मिल गया, और वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने बोला था मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो मल्टीपल जी ऑफ एन भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। मल्टीपल जी ऑफ एन भी हो सकते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एन की जगह पे एन स्क्वायर ले लेता, ठीक है ना। एन की जगह पे एन स्क्वायर ले लेता, उसको भी देख लेते हैं कि अगर मैं जी ऑफ एन को मैं ले लेता, यहाँ पे सी है, और जी ऑफ एन को मैं एन स्क्वायर ले लेता, और सी को मैं मान लेता हूँ 1, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। कैसे, देखो, अगर मैं टू, पहला हमारा एन अगर 0 है तो हमारा वैल्यू आएगा 2। तो 2 इज ऑलवेज, यहाँ पे अगर 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 × 0 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। फिर हमारा अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 इज, सॉरी 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कितना, 5 आ रहा था, और लेस देन अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 करें तो यहाँ पे 2 कर रहे तो कितना रहता है, 8, वो आ जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 3, तो यहाँ पे आ जाए कितना, 3 करने पे कितना रहता है, 11। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो आ जाएगा कितना, 6 × 9। अगर मैं 4 पुट करूँ तो 4 पुट करूंगा, 3 × 4 12, 12 + 2। इस फंक्शन को मैं लेके चल रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ 3n + 2। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 2, 4 पुट करूंगा 12 + 2 14। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँ तो 16 आ गया। मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एन नॉट क्या आया हमारा, 4, ठीक है ना। सी आ गया 1, और जी ऑफ एन क्या आ गया हमारा, एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये भी मतलब एक सॉल्यूशन, जी ऑफ एन निकल निकल के आया। और एक हमने जी ऑफ एन, ये 7 × n भी निकाला था। तो इसके मल्टीपल जी ऑफ एन निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा वो, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। उस जी ऑफ एन को हम कंसीडर कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है इसका, 7 × n भी आ रहा था, 1 × n² भी आ रहा था, या फिर कुछ भी आएगा, n³ भी आएगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको हम चूज करें कि हम बनाए, तो हम जो क्लोजेस्ट वन है ना उसको चूज करेंगे। जिस प्रोग्राम का सबसे, यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लिया, और सबसे नजदीक कौन है हमारा प्रोग्राम के, तो ये है, ठीक है ना, एन, 7n, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि 7n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप ऐसा प्रोग्राम बना दो, बिग ओ ऑफ एन में, ठीक है ना। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओ, ये वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर लेगा, हैंडल कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने चूज कर लिया कि बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्रामर को बोल दूंगा कि आप ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जो बिग ओ ऑफ एन में रहता हो, ठीक है ना। तो हमारे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो वर्स्ट केस है। सबसे खराब केस यही हो सकता है, इसके बाद कोई खराब केस नहीं हो सकता। सबसे खराब कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है ना। इस एनालिसिस को कहते हैं हम लोग बिग ओ नोटेशन, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। नहीं भी आ रहा है तो जब हम इसमें जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे, और तब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, कैसे हम अ, एक स्टेप को हम लोग कैसे एन में कन्वर्ट हो रहा है, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अभी मैथमेटिकल आपको 20-30% भी आ रहा है तो चल रहा है। अभी आगे हम लोग जब रियल एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में पूरा आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट जो 2 टाइप्स बताए उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।